दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के कंप्लीट रिवीजन सीरीज में इस वीडियो में प्रस्तुत है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और विशेष रूप से नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप उन्हें आसानी से समझ सकें। पहला प्रश्न है कि राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा क्रम सही है? तो आप जान लीजिए, सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले पूर्वी राज्य, फिर रोमन साम्राज्य, उसके बाद सामंती साम्राज्य और लास्ट में जो है राष्ट्र राज्य का विकास हुआ है। और आप जान लीजिए दोस्तों, प्राचीनतम काल में पूर्व में कबीलों के संगठन के रूप में विकास की पहली अवस्था से लेकर आधुनिक युग में पश्चिम में राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट के उदय होने तक ऐसे विकास की लगभग एक रूपी दिशा देखी जा सकती है। और राज्य के विकास का सही क्रम पूर्वी या प्राच्य राज्य, यूनानी नगर राज्य, रोमन साम्राज्य नगर, सामंती राज्य और राष्ट्र राज्य, इनका क्रम सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका मत है कि अभिजन की बहुलता से शासन समझौते का व्यवसाय बन जाता है? तो उत्तर है रेमंड आरो। दोस्तों रेमंड आरो की पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास, यानी सामाजिक संरचना और शासक वर्ग। इसमें उन्होंने तर्क दिया है कि लोकतंत्र और अन्य शासन प्रणालियों के विशिष्ट वर्गों में मूलभूत अंतर पाया जाता है। और सोवियत प्रणाली और लोकतंत्र में अंतर करते हुए आरो ने लिखा है कि जहां सोवियत किस्म के समाज में एक ही विशिष्ट वर्ग को शासन में एक अधिकार प्राप्त होता है, उदार लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। और यहाँ विशिष्ट वर्ग की जो बहुलता है, शासन में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था के कारण असीम सत्ता का उपयोग संभव नहीं होता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है कि अल्पतंत्र का लौह नियम यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसने प्रस्तुत किया है? तो सही उत्तर है मिशेल्स ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए दोस्तों, अल्पतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन रॉबर्ट मिचेल्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज 1911 में किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत तुलनात्मक राजनीति के अध्ययनकर्ताओं के समक्ष आमंड ने जो नए उद्देश्य रखे उनमें क्या शामिल नहीं है? तो आप जान लीजिए, संस्थावाद की खोज शामिल नहीं है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के जो उद्देश्य हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के अध्ययनकर्ताओं के समक्ष आमंड ने जो उद्देश्य रखे थे उनमें संस्थावाद की खोज शामिल नहीं है, जबकि विस्तृत विचार क्षेत्र की खोज, यथार्थवाद की खोज और सुनिश्चितता की खोज, ये सभी आमंड के नए तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्यों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में इतिहासवाद के पतन का कारण क्या नहीं था? देखिए, सांस्कृतिक परमवाद, प्रत्यक्षवाद, दार्शनिक बहुलवाद या सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो सही उत्तर है सांस्कृतिक परमवाद। दोस्तों तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में सांस्कृतिक परमवाद ये इतिहासवाद के पतन का कारण नहीं रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक प्रणाली को किस रूप में देखता है? तो उत्तर देख लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा एक सुसंगत जो अपने वातावरण से प्रभावित करती है और बदले में प्रभावित होती है। तो संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक प्रणाली को इस रूप में व्याख्यायित करता है कि ऐसी सुसंगत प्रणाली जो अपने वातावरण को प्रभावित करती है और बदले में प्रभावित भी होती है। और व्यापकता, अंतर्निर्भरता और स्पष्ट सीमा इस दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलनात्मक अध्ययन में अरस्तू की कौन सी विधि थी? तो आप जान लीजिए, अरस्तू की विधि जो थी वो वैज्ञानिक विधि थी। अरस्तू ने तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन प्रारंभ किया था और इस कारण अरस्तू को तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभकर्ता माना जाता है। आप जान लीजिए कि अरस्तू ने तुलनात्मक अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का अनुसरण किया था और अरस्तू ने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरस्तू की राज्यों और सरकारों पर तुलनात्मक अध्ययन की विरासत ने किसको प्रेरित किया था? ऑप्शन है देखिए, आगस्टीन, निकोलो मैकियावेली, संत एक्विनास या ओक्कहम के विलियम या जीन बोडिन।
तो सही उत्तर है ऑप्शन डी ओक्कहम के विलियम। ओक्कहम के विलियम का जो शासनकाल रहा है या समयकाल 1285 से 1343, वो एक अंग्रेज दार्शनिक थे। इनको अरस्तू की राज्यों और सरकारों पर तुलनात्मक अध्ययन की विरासत ने प्रेरित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक सामाजिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। देखिए, एक निरंतर प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया प्रत्येक समाज में नहीं होती है। यह एक प्राचीन धारणा है और उपरोक्त सभी। तो आप जान लीजिए दोस्तों, सही कथन राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में ये है कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है। राजनीतिक सामाजिकरण शब्द का प्रथम प्रयोग एच हाइमेन के द्वारा किया गया था और राजनीतिक मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण ही राजनीतिक सामाजिकरण कहलाता है और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन राजनीतिक संचार सिद्धांत या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थियरी से संबंधित नहीं है। देखिए, कार्ल डायस, जीन ब्लॉन्डेल, रिचर्ड स्नाइडर या बेंजामिन स्वार्ट्ज। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी बेंजामिन स्वार्ट्ज। दोस्तों, ये राजनीतिक संचार से संबंधित नहीं है। राजनीतिक संचार से संबंधित विद्वानों में कार्ल ड्यूस, जीन ब्लॉन्डेल और रिचर्ड स्नाइडर हैं। और आप जान लीजिए, बेंजामिन स्वार्ट्ज दोस्तों डिफेंस और एरोस्पेस के डायरेक्टर हैं USIBC में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आमंड ने किस राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया है, आपको बताना है। महाद्वीपीय यूरोपियन राजनीतिक व्यवस्था, गैर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था या फिर साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था। तो सही उत्तर है साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था को आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था में शामिल नहीं किया है। और अगर आमंड के अनुसार देखें तो 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियां पाई जाती हैं आमंड के अनुसार। और इन्होंने कहा है दोस्तों कि आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, महाद्वीपीय यूरोपियन राजनीतिक व्यवस्था, गैर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था और सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था है। इसमें साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था उनके वर्गीकरण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक ह्रास या पॉलिटिकल डीके की अवधारणा किसके नाम से संबंधित है। तो उत्तर है सैमुअल P. हंटिंगटन, ऑप्शन सी। दोस्तों, राजनीतिक ह्रास या पॉलिटिकल क्षय की अवधारणा हंटिंगटन के साथ जुड़ी हुई है और हंटिंगटन जो है राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक पतन की बात भी करता है। अगला प्रश्न है, हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को किस बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया था। ऑप्शन है अनुकूलन, लोचशीलता, स्वायत्तता या सशक्तता। तो सही उत्तर है लोचशीलता। आप जान लीजिए, हंटिंगटन ने दोस्तों राजनीतिक विकास को अनुकूलन, स्वायत्तता और सशक्तता बल्कि जो है सशक्तता के माध्यम से प्रकट किया है। इसमें लोचशीलता शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लुसियन पाई के अनुसार कौन सी राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। इसमें है समानता, क्षमता, न्याय और विभेदीकरण। तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता में न्याय शामिल नहीं है, जबकि समानता, क्षमता और विभेदीकरण ये लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न है, आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं किसके लिए। खनिज पदार्थों के लिए, कच्चे माल के लिए, निर्मित सामान के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो सही उत्तर है दोस्तों आमतौर पर परिधीय विश्लेषण जो है, आप देख सकते हैं कि परिधीय विश्लेषण में अगर देखा जाए तो ये केंद्र पर इन सभी के लिए निर्भर होते हैं। वालरस्टीन ने दोस्तों विश्व व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए राज्यों को 3 भागों में बांटा है और कोर यानी विकसित देश, अर्धपरिधि यानी विकासशील देश और आप जान लीजिए कि परिधि अथवा अविकसित राष्ट्र। तो तीनों का संबंध प्रायः शोषणकारी होता है और कोर के द्वारा परिधि व अर्धपरिधि का, जबकि अर्धपरिधि द्वारा परिधि का शोषण किया जाता है। परिधि के राष्ट्र केंद्र के देशों को कच्चे पदार्थों का निर्यात व निर्यात सामान का आयात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आमतौर पर जो परिधि के देश होते हैं ये केंद्र यानी विकसित देशों से निर्मित सामान के लिए निर्भर होते हैं।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा में पूछा गया है कि क्रांति की तुलना बुखार या ज्वर से किसने किया है? तो उत्तर है क्रेन ब्रिंटन ने। दोस्तों, क्रेन ब्रिंटन फ्रांस के एक अमेरिकी इतिहासकार होने के साथ साथ विचारों के भी इतिहासकार थे। उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृति द ऑटोनॉमी ऑफ रिवॉल्यूशन 1938 में क्रांतिकारी आंदोलनों की गतिशीलता को बुखार की प्रगति से तुलना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव राजनीति यानी बायोपॉलिटिक्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो मिशेल फूको ने। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, जैव राजनीति की अवधारणा फूको ने प्रस्तुत की है। फूको फ्रांस का प्रमुख विचारक और दार्शनिक था, जिसमें राज्य की अवधारणा में राज्य की संस्था अपनी बात कैसे मनवाती है, इस बात की बृहद चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभ्यताओं का टकराव या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो आप जानते हैं सैमुअल पी हंटिंगटन ने। दोस्तों, सभ्यताओं के टकराव का विचार सबसे पहले सैमुअल पी हंटिंगटन ने प्रयोग किया। इसको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है और ये 1993 में प्रस्तुत किया गया। ये शीत युद्ध की समाप्ति के बाद नई विश्व व्यवस्था के संदर्भ में ये विचार दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप देने का काम किसने किया है? पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय राज्य या सभी सही हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी सही हैं। दोस्तों, मध्यकालीन युग में धर्म प्रधान सत्ता थी और रूढ़िवादिता प्रभावित थी। मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर संक्रमणकता में दोस्तों पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय राज्य की संकल्पना, तर्कवाद और औद्योगिक वाणिज्यिक क्रांति, इन सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, मध्य युग की कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए, सामंतवाद, पोप की शक्ति का विकास, पवित्र रोमन साम्राज्य या मूल्यों का आदर? तो सही उत्तर है, आप देख लीजिए, पोप की शक्ति का विकास, पवित्र रोमन और देखिए सामंतवाद और आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से विशेषताएं हैं मध्ययुग की? इसमें आप देख सकते हैं सामंतवाद, पोप की शक्ति और मूल्यों का आदर। तो मध्ययुग मूलतः धर्म पर आधारित था। इसमें ईश्वरीय सत्ता और पोप के प्रति जो है निर्बाध आदर प्रदर्शित किया जाता था। और इसमें आप जान लीजिए कि इस युग में सामंतवाद, पोप की सार्वभौमिकता और मूल्यों का आदर प्रमुख तत्व थे। तो इसमें ऑप्शन बी 2, 1, 4 आपके सही हो जाएंगे। और पवित्र रोमन साम्राज्य का विचार आधुनिक युग के उद्धारक निकोलस मैकियावेली के सिद्धांतों में पाया जाता है, जिसने इनका उपयोग इटली के सुदृढ़ीकरण के लिए किया था। अगला प्रश्न है, कौन राजनीति विज्ञान की निर्देशात्मक पद्धति का प्रस्तावक या प्रतिपादक है? तो उत्तर है माइकल ओकशाट। दोस्तों, माइकल ओकशाट ने निर्देशात्मक पद्धति का प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने राजनीतिक संचार के संबंध में प्रमुख विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावशाली संस्करण विकसित किए हैं? तो ऑप्शन देख सकते हैं, ग्रेबियल आमंड और पावेल, सिडनी बार्बा, नोम चोम्स्की और एंड हरमन, कार्ल ड्यूस या डेविड स्टन? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नोम चॉम्स्की और एंड हरमन। दोस्तों, नोम चॉम्स्की और एंड हरमन ने राजनीतिक संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावी संस्करण का विकास किया है। और राजनीतिक संचार उत्पादन, पारेषण और विनिमय की प्रक्रिया है। राजनीतिक जानकारी संरचनाओं की राजनीतिक गतिविधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल डायस द्वारा व्यक्त संचार सिद्धांत संचार के किस मॉडल से लिया गया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें कि कार्ल डायस द्वारा जो प्रस्तुत संचार सिद्धांत है, ये दोस्तों सूचना सिद्धांत और साइबरनेटिक्स से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए कि कार्ल डायस ने अपने संचार सिद्धांत को सूचना यानी इंफॉर्मेशन एंड साइबरनेटिक्स मॉडल से लिया है। और राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत को लागू करने का श्रेय कार्ल डायच को है। और डायच की पुस्तक है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है संचार सिद्धांत के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेबियल आमंड के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में से क्या राजनीतिक व्यवस्था के लिए आम है? तो उत्तर है, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में, सरल व्यवस्थाओं में भी राजनीतिक संरचना और सहवर्ती राजनीतिक कार्य होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है।
दोस्तों ग्रेबियल आमंड के अनुसार सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरल व्यवस्थाओं में भी राजनीतिक संरचना और सहवर्ती राजनीतिक कार्य होते हैं जो सभी राजनीतिक व्यवस्था के लिए आम हैं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं के विश्लेषण का सर्वाधिक सफल प्रयास ग्रेबियल आमंड के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लुसियन पाई द्वारा राजनीतिक विकास के पहलू यानी एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किताब में राजनीतिक विकास की सही परिभाषा क्या बताई गई है? तो उत्तर है दोस्तों, राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के राजनीतिक आधार को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और लुसियन पाई ने एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में ये बताया है कि राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के राजनीतिक आधार को जो है संदर्भित करता है। और आप जान लीजिए दोस्तों, लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं बताई हैं: समानता, क्षमता और विभेदीकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से द रूलिंग क्लास के लेखक कौन हैं? तो रूलिंग क्लास दोस्तों गिटानो मोस्का की पुस्तक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है और ये एलीट थिंकर हैं। गिटानो मोस्का अभिजन सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में से एक हैं। इन्होंने पहली बार अभिजन और जनसमूह यानी मास जैसे शब्दों का प्रयोग किया था और इसका अभिप्राय सभी प्रकार के समाजों में 2 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं और एक वे हैं जो शासन करते हैं और दूसरे जो शासित होते हैं। इसी के आधार पर इन्होंने अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास लिखा है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें देखिए राजनीतिक विकास का वर्णन और उनसे संबंधित विद्वानों का मिलान करना है। राजनीतिक आधुनिकीकरण ये एडवर्ड सिल्स द्वारा इसका विकास किया गया है या प्रतिपादन किया गया है। लोकतंत्र का निर्माण ये S.M. लिप्सेट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्र राज्य का प्रचालन जो है टालकाट पार्सन्स ने इसका प्रतिपादन किया है। और प्रशासन और विधायी विकास ये दोस्तों जे रोनाल्ड पिनाक के द्वारा किया गया है। तो आप देखिए 4 2 3 1 4 2 3 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए लुसियन पाई ने उन संकटों की पहचान की जिन्हें तीसरी दुनिया के नए राज्यों को राजनीतिक विकास हासिल करने में करना पड़ता है। कौन सा एक समूह नहीं है? तो इसमें जो समूह नहीं है वो देखिए पहचान, वैधता, भेदन, भागीदारी, एकीकरण, वितरण। इसमें जो समूह शामिल हैं ये लुसियन पाई के अनुसार इसमें पहचान, वैधता, भेदन, भागीदारी, एकीकरण और वितरण के रूप में उन संकटों की पहचान की है जिन्हें तीसरी दुनिया में नए राज्यों को राजनीतिक विकास हासिल करने में करना पड़ता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक संस्कृति के परिवर्ती S.E. फाइनर द्वारा सुझाए गए हैं? तो उत्तर है आप देखिए ऑप्शन डी, परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति तथा निम्न राजनीतिक संस्कृति। ये राजनीतिक संस्कृति के जो है परिवर्त S.E. फाइनर के द्वारा सुझाए गए हैं। आप जान लीजिए परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति और देखिए क्या है निम्न राजनीतिक संस्कृति। अगला प्रश्न है दोस्तों, आमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशिष्टताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक संरचनाएं होती हैं। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं समान प्रकार नहीं करती। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं बहुप्रकार्यात्मक नहीं हैं और सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक मायने में मिश्रित व्यवस्थाएं हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? केवल 1 और 4 आपके सही होंगे, यानी सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक संरचनाएं होती हैं और सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक मायने में मिश्रित व्यवस्थाएं हैं। तो 1 और 4 आपका सही है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पावेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति 3 स्तरों पर आकी जा सकती है। इनमें कौन कौन से स्तर शामिल हैं? तो देखिए दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर और नीति स्तर ये पावेल के द्वारा राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति के स्तरों के मापन में प्रयोग किया जाता है।
तो राजनीतिक स्तर, राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर और नीति स्तर, ये दोस्तों राजनीतिक संस्कृति को मापने के 3 स्तर पावेल के द्वारा बताए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिकीकरण को सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके सादृश्य माना जाता है? पश्चिमीकरण, यूरोपीकरण, राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय और औद्योगिकरण। तो सही उत्तर है ये सभी चारों इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। आधुनिकीकरण को पश्चिमीकरण, यूरोपीकरण, राष्ट्र राज्य के उदय और उद्योगीकरण या औद्योगिकरण से जोड़कर देखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना में मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी है? तो उत्तर है राय, सी मैक्रेडिस और वार्ड। दोस्तों आप जान लीजिए कि तुलनात्मक राजनीति के विद्वान राय, सी मैक्रेडिस और वार्ड ने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा पार्टीज, इंटरेस्ट और लीडरशिप संरचना से मुख्य रूप से संबंधित होने में दी है। और द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट 1968 ये मैक्रेडिस की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में पूछा गया है। द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है जीन ब्लांडेल। दोस्तों जीन ब्लांडेल एक फ्रांसीसी राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। ये तुलनात्मक राजनीति के विशेषज्ञ हैं। इनकी पुस्तक है द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक जो 2014 में प्रकाशित हुई थी, और एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट 1969 उन्हीं की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कथन है कि तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में साम्यता बनाए रखने के लिए आगम संरचना और निर्गम संरचना के मध्य संतुलन को मान्यता दी गई है। बिल्कुल सही है। कारण है कि सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथापूर्व स्थितिपरक निदर्श के रूप में की जाती है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आप देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैब्रियल आमंड के अनुसार तुलनात्मक रूप में सजातीय संस्कृति में पाए जाते हैं कौन से? विकसित देश, अल्प विकसित देश, विकासशील देश या अत्यल्प अल्प विकसित देश? तो उत्तर है डेवलप्ड कंट्रीज। दोस्तों ये आमंड के द्वारा तुलनात्मक रूप से सजातीय संस्कृति में पाए जाते हैं। आप जान लीजिए दोस्तों, आमंड के अनुसार तुलनात्मक रूप में कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत यानी सजातीय संस्कृति विकसित देशों के समाज में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसमें जो व्यक्ति अपने कार्य में दक्षता रखता है वही एक प्रकार के कार्य संपादित करता है। अगला प्रश्न है, संस्थान में संचार का व्यवस्थित अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि संस्थान किसी इंस्टीट्यूशंस में संचार का व्यवस्थित अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहला सेंडर होता है, फिर इनकोडिंग होती है, मैसेज होता है और चैनल। दोस्तों सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग और रिसीवर, फिर सबसे लास्ट में फीडबैक। तो ये आपका सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज और सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, उसके बाद रिसीवर और फीडबैक होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है? तो उत्तर है प्रयोगवाद पर, ऑप्शन सी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को प्रयोगात्मक सिद्धांत के आधार पर जो है दिखाया जा सकता है। संस्थावाद मुख्यतः विधि द्वारा निर्मित औपचारिक संस्थाओं से संबंधित था और संविधान द्वारा निर्मित संस्थाओं की उत्पत्ति, स्वरूप, प्रकृति और कार्यप्रणाली का परंपरागत विद्वानों ने अध्ययन किया है। वहीं नव संस्थावाद संस्थाओं के सामाजिक दृष्टिकोण और उनके समाज को प्रभावित करने के तरीके का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन या सभ्यताओं के टकराव का अर्थ क्या है? तो आप जान लीजिए, संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक और आर्थिक न होकर सांस्कृतिक चरित्र का होगा। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का मुख्य विचार है। दोस्तों सैमुअल पी हंटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का विचार दिया है। उनका कहना है कि संघर्ष जो है मुख्य रूप से वैचारिक और आर्थिक न होकर सांस्कृतिक चरित्र का होगा और शीत युद्ध के बाद सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के मूल कारण बन गए हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सैमुअल पी हंटिंगटन के लोकतंत्रीकरण की लहर विश्लेषण में भारत कहाँ पर स्थित है? प्रथम लहर, द्वितीय लहर, तृतीय लहर या चतुर्थ लहर? तो सही उत्तर है भारत द्वितीय लहर में स्थित है, हंटिंगटन के लोकतंत्रीकरण की लहर में। दोस्तों पहली लहर 1892 से 1942 के बीच आई, दूसरी 1960 के दशक तक जारी रही, जबकि तीसरी लहर की शुरुआत 1974 में हुई है। अगला प्रश्न है, किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना किससे संबंधित है? पैरेटो का इष्टतम सिद्धांत, नाजिक का हकदारी सिद्धांत, फूको का शक्ति का सिद्धांत और राल्स का वितरणात्मक न्याय सिद्धांत? तो सही उत्तर है पैरेटो का इष्टतम सिद्धांत। और आप जान लीजिए दोस्तों, किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना पैरेटो के इष्टतम के सिद्धांत से संबंधित है। उन्होंने इस सिद्धांत को 1906 में प्रस्तुत किया था। पैरेटो इटली के इंजीनियर, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री और दार्शनिक थे। अमर्त्य सेन ने पैरेटो के इष्टतम सिद्धांत की आलोचना की है। अगला प्रश्न है, नारीवादियों का तर्क है कि महिला मूल्य मुख्यतः आधारित है किस पर? देखिए, धार्मिक कानून पर, प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर, जैविक और प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर या फिर जीव विज्ञान पर? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर। दोस्तों नारीवादियों की मान्यता है कि महिला का मुख्यतः जो मूल्य है, महिला मूल्य मुख्यतः महिलाओं को प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर आधारित है। महिलाओं के बारे में जो आम राय बनती है वो समाज में उनकी स्थिति का जो आकलन करता है, उनके मूल में उन्हें प्रदत्त सामाजिक भूमिकाएं जो दी गई होती हैं वही आधार होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक उत्तर आधुनिकता के संबंध में असंगत है, आपको बताना है। ऑप्शन है, ज्ञान के स्थान पर उपभोग प्रधान है, समग्रता का विखंडन, महानता को सामान्य बनाना या ऐतिहासिक प्रवृत्ति? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऐतिहासिक प्रवृत्ति हो जाएगा। ऐतिहासिक प्रवृत्ति उत्तर आधुनिकता से असंगत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुसंस्कृतिवाद या मल्टीकल्चरलिज्म के अंतर्गत वे प्रवासी जातीय सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता है वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इनको मेटिक्स कहा जाता है। बहुसंस्कृतिवाद बहुजातीय संस्कृति की स्वीकृति देना या बढ़ावा देना है और एक विशिष्ट स्थान के जनसांख्यिकी बनावट पर ये लागू होती है और आमतौर पर ये स्कूलों, व्यापारों, पड़ोस शहरों या राष्ट्र जैसे संगठनात्मक स्तर पर होते हैं। बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जातीय सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता है मेटिक्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केनेथ आर्गेंस्की के अनुसार राजनीतिक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है, आपको बताना है। राजनीतिक विकास की अवस्थाओं का देखिए, सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक विकास में सबसे पहले एकीकरण, फिर औद्योगिकरण, राष्ट्रीय कल्याण और प्रचुरता। ये आर्गेंस्की के अनुसार राजनीतिक व्यवस्थाओं का सही क्रम है। और आप जान लीजिए कि केनेथ आर्गेंस्की और डब्ल्यू रोस्टोव ने राजनीतिक विकास के चरणों की खोज की बात की और रोस्टोव ने राजनीतिक विकास के इस मॉडल को पूरे विश्व के लिए उपयोगी बताया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में एक कौन सा सही नहीं है? देखिए, राजनीतिक संस्कृति में एक सहभागी दृष्टिकोण है जैसे राजनीतिक सामाजिकरण, सही है। राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन लोगों की प्रवृत्ति और राजनीति पर उनके संभावित प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना है, सही है। राजनीति संस्कृति का आनुभविक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। और राजनीतिक संस्कृति मूल राजनीतिक प्रवृत्तियों का एक समूह है, तो ये सही है। इसमें ऑप्शन सी पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। और दोस्तों आप जान लीजिए कि आमंड और बारवा ने राजनीतिक संस्कृति का जो रूप दिया है उसमें सहभागी संस्कृति और प्रजाभावी संस्कृति का मिला जुला रूप है। राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिडनी वर्बा ने किया था। सिडनी वर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य उन अनुभवजन्य विश्वासों, अभिव्यक्ति के तरीकों और मूल्यों की व्यवस्था से है जो राजनीतिक कार्य को संपादित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है? देखिए, नागरिक सद्गुण और उत्तरदायित्व, सहभागी और बहुलवादी जनतंत्र, विवेकशील नौकरशाही के द्वारा व्यवस्था या योग्यता की खोज,
तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, योग्यता की खोज। दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में योग्यता की खोज को शामिल नहीं किया गया है। राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग सबसे पहले फिर से रिवाइज कर लीजिए, सिडनी वर्मा ने किया था। सिडनी वर्मा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति से अभिप्राय उन अनुभवजन्य विश्वासों, अभिव्यक्ति के प्रति प्रतीकों और मूल्यों की व्यवस्था से है जो राजनीतिक कार्य को संपादित करते हैं। आमंड और बार्बा ने 1963 में द सिविक कल्चर में राजनीतिक संस्कृति की 4 आधारभूत सिद्धांत बताए हैं। उनमें नागरिक सदाचार और उत्तरदायित्व, सहभागी और बहुलवादी लोकतंत्र, विवेकशील नौकरशाही के द्वारा व्यवस्था और आधुनिकीकरण द्वारा स्वामित्व शामिल है। अगला प्रश्न है, लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं, आपको बताना है। देखिए, समानता, समर्थता, विभेदीकरण या उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त सभी सही हैं। लुशियन पाई दोस्तों राजनीतिक विकास की जो मुख्य विशेषताएं बताते हैं, समानता की बात करते हैं तो वो राजनीतिक गतिविधियों में जन सहभागिता में वृद्धि होती है। इसका अभिप्राय जो क्षमता होता है, इसका मतलब राज्य या सरकार के कार्य से है। और विभेदीकरण में संरचनाओं का विशेषीकरण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व कौन सा उपागम अधिक प्रचलित था? उत्तर व्यवहारवादी, परंपरागत, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक या व्यक्तिवादी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, परंपरागत। आप जान लीजिए दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व परंपरागत उपागम अधिक प्रचलित था। इसके अंतर्गत राज्य, परंपरागत मानकों आदि का सही विश्लेषण या सही विशेष अध्ययन किया जाता था। अगला प्रश्न है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी के लेखक कौन है? ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप जान लीजिए कि ये है अल्फ्रेड कोबा। दोस्तों, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी पुस्तक आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप जान लीजिए दोस्तों, ये डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी बुक अल्फ्रेड कोबा के द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात की है और कहा है कि तथ्यों पर अत्यधिक जोर और तथ्यों के सिद्धांत से असंबद्धता और वैचारिक अपचयवाद के परिणामस्वरूप राजनीतिक सिद्धांत पतन की ओर उन्मुख है। अगला प्रश्न है, कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? डेविड स्टन, पीटर लासलेट, दांते जर्मिनो या फिर रॉबर्ट डेहर। तो सही उत्तर है दांते जर्मिनो, ऑप्शन सी। दोस्तों, दांते जर्मिनो प्रमुख शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांतकार हैं। इन्होंने विचारधारा सिद्धांत संबंधी अपने विचार पुस्तक बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी में रखे और राजनीतिक सिद्धांत के पतन के संकल्पना से जुड़े हैं। वो कहते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद और वैचारिक अव्याख्यावाद और विचारधारा की प्रधानता के कारण राजनीतिक सिद्धांत का क्षरण या पतन हो रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेविड एप्टर का नाम किस जो है अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। तो उत्तर है, डेविड एप्टर राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख विचारक हैं और डेविड एप्टर ने दोस्तों द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन पुस्तक लिखा गया है और उनका कहना है कि परंपरागत समाज का राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति में विकास के फलस्वरूप आधुनिक विशेषता ये है कि जो है आधुनिक विशेषता रूपी समाज में जो विकास होता है, आधुनिकीकरण होता है, परंपरागत समाज का होता है। सबसे पहले ये यूरोपीय देशों से यहाँ से प्रारंभ हुआ, बाद में इसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी राज्यों तक विस्तारित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन राजनीतिक विचारकों ने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किया था? ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, जी आमंड या डेविड स्टन। तो सही उत्तर है अरस्तु। दोस्तों, अरस्तु ने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किया। इन्होंने विश्व के 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था और उन्होंने विभिन्न राष्ट्रों की संरचना का तुलनात्मक अध्ययन किया और इस प्रकार उन्होंने तुलनात्मक राजनीति की खोज की थी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक व्यवस्था प्रकार्यात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्य करती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजनीतिक संरचनात्मक व्यवस्था के अनुसार
जो है पहले आप देख लीजिए, राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं और प्रकारों के आधार पर कौन व्याख्या करता है? तो सही उत्तर है आमंड। और ईस्टन के द्वारा व्यवस्था सिद्धांत में इनपुट आउटपुट मॉडल का प्रयोग किया है, जो मुख्यतः विकसित राष्ट्रों पर केंद्रित थे। और इसके उत्तर में आमंड और पावेल ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्य करती है? तो उत्तर है 4 प्रकार के कार्य करती है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और ये 4 आगत कार्य कौन कौन से हैं? तो इसमें राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती, हित अभिव्यक्तिकरण, हित समूहन और राजनीतिक संचार शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान के या तुलनात्मक राजनीति में संचार सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर है कार्ल डायस को। दोस्तों, संचार सिद्धांत का जनक कार्ल डायस या डायच को माना जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान में प्रयुक्त संचार के साधनों का प्रयोग और उनके माध्यम से संचार को प्रभावी बनाने पर बल दिया जाता है। संचार किसी भी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति का महत्वपूर्ण अवयव है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आप जान लीजिए, कार्ल डायच। द नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट पुस्तक ये डायच द्वारा लिखी गई है और इसका पूरा नाम है द नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। अगला प्रश्न है दोस्तों, आमंड और बारबा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में क्या शामिल नहीं है? देखिए, संकुचित राजनीतिक संस्कृति शामिल है, प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति ये भी शामिल है, सहभागी राजनीतिक संस्कृति शामिल है, जबकि संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति यानी ऑप्शन सी शामिल नहीं है। आमंड और बारबा ने अपनी पुस्तक द सिविक कल्चर 1963 में लोकतंत्र की स्थिरता और अस्थिरता के आधार पर राजनीतिक संस्कृति की चर्चा की है। और इसमें संकुचित या संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति ये अफ्रीकन देश, प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति में तत्कालीन साम्यवादी देश और सहभागी राजनीतिक संस्कृति में यूरोपीय और अमेरिका के राष्ट्रों का वर्गीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम के अंतर्गत किसकी उपेक्षा की गई है? देखिए, राज्य का अध्ययन, संस्थाओं का अध्ययन, संस्थाओं की तुलना और अनुभविक अन्वेषण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप देख सकते हैं, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम के अंतर्गत जो है ये अनुभविक विश्लेषण या अनुभविक अन्वेषण की उपेक्षा की गई है। तुलनात्मक राजनीति में परंपरागत उपागम में मुख्य रूप से संस्थाओं, सरकारों का अध्ययन, उनकी तुलना पर बल दिया गया है और सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारकों की उपेक्षा की गई है। तो इस प्रकार जो तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत उपागम है, इसमें अनुभव अन्वेषण का लोप दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत का संबंध किससे है? राज्य की उत्पत्ति से, राज्य की क्रियाविधि से, राज्य के उद्देश्य से या राज्य के भविष्य से? तो सही उत्तर है राज्य की कार्यविधि से। आप देख लीजिए दोस्तों, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियरी जो है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत का संबंध राज्य की कार्यविधि से है। और इस उपागम का सिद्धांत तुलनात्मक राजनीति में आमंड और पावेल द्वारा दिया गया। इस उपागम में इस बात पर बल दिया जाता है कि राज्य में कुछ निश्चित संरचनाएं या व्यवस्थाएं होती हैं जिनके द्वारा कुछ निश्चित प्रकार या कार्य संपादित किए जाते हैं और इसमें मुख्य जोर प्रकारों पर दिया जाता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी राजनीतिक विकास की रूपरेखा नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक लुशियन पाई के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। लुशियन पाई को राजनीतिक विकास का पिता कहा जाता है और ये पुस्तक लुशियन पाई की है जो 1966 में प्रकाशित हुई थी, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित परीक्षाओं के लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या तुलनात्मक राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट रिवीजन सीरीज, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें।